Hi everyone, welcome to Mathematical Wisdom. इस वीडियो में हम DSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फॉर द पोस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, तो जो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट वाले पेपर देने वाले लोग हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन नंबर 101. Question is, if A is the actual value and E is the estimated value, the relative error is. यहाँ पे हमें रिलेटिव एरर निकालना है। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है, रिलेटिव एरर इज एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड वैल्यू एंड टेक द एब्सोल्यूट ऑफ दिस. सो इट इज मॉड ऑफ A minus E by E. सो द करेक्ट आंसर इज C. तो जल्दी जल्दी करते हैं इस पूरे क्वेश्चंस को. 102. इफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ यूनिट इज 415 एंड इट्स एस्टिमेटेड वैल्यू इज 400, देन द एब्सोल्यूट एरर इज. यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है. एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो होता है डेविएशन ऑफ द एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड वैल्यू. तो यहाँ पे एक्चुअल और ये एब्सोल्यूट डेविएशन होता है. So it is 415 minus 400. It is 15. So answer is B. Question number 103. The width of the interval of the continuous group data shown is. हमें इस पूरे डेटा की width निकालनी है. तो हम इस क्वेश्चन में गलती अक्सर ये कर देते हैं कि हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डायरेक्ट लगा के हम इसमें विड्थ लगा देते हैं, जो कि हम कर देंगे कि ये भाई इसकी विड्थ है 19 माइनस 10, इट इज़ 9. पर 9 इज़ रॉन्ग आंसर. सो कभी भी जब भी ऐसा डेटा दिया हो जैसे 19 और 20 इसमें इक्वल नहीं है, तो पहले हमें इसको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा. कंटिन्यूस बनाने के लिए एक बार इस पूरे डेटा को लिख लीजिए. नोट डाउन करने के बाद हम अपर लिमिट में से 0.5 प्लस कर देंगे और लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर देंगे. तो जो कंटिन्यूस डेटा बनेगा वो इस तरीके से बनेगा 9.5, 19.5, 19.5, 29.5, 29.5, 39.5, 39.5, it is 49.5, then it will be 49.5, 59.5. तो जो विड्थ होती है, विड्थ क्या होती है कि जो अपर लिमिट होती है उसमें से हम लोअर लिमिट को माइनस कर दें तो हमें विड्थ मिल जाएगी. यहाँ पर हम कोई से भी इंटरवल को ले लेते हैं. लेट्स टेक द फर्स्ट इंटरवल फॉर सिंप्लिसिटी. सो वो क्या हो जाएगा 19.5 माइनस 9.5. दिस विल बी आंसर इज 10. सो द करेक्ट आंसर इज 10. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉलम हेडिंग ऑफ अ टेबल इज नोन एज. कॉलम हेडिंग को हम किस स्पेशल नाम से बोलते हैं? कॉलम हेडिंग को हम स्पेशल नाम से क्या बोलते हैं? कैप्शन से बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कैप्शन. whereas the row heading of a table is known as stub. रो हेडिंग को हम किस नाम से बोलते हैं? स्टब के नाम से बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 105. विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन डायमेंशनल डायग्राम. इनमें से हमें बताना है कि वन डायमेंशनल डायग्राम कौन सा है. स्क्वायर, पाई डायग्राम, बार डायग्राम और क्यूब. तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इस बार डायग्राम. बार डायग्राम करेक्ट क्यों है? क्योंकि बार्स जो होती हैं उनमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है जो कि होता है लेंथ ऑफ बार्स. जबकि पाई डायग्राम में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आर एंड थीटा और स्क्वायर में जो होता है वो होता है साइड एंड साइड. ओके, सो ये जो दो ऊपर अबव वाले एग्जाम्पल्स हैं ये 2D के एग्जाम्पल हैं, जबकि जो क्यूब है वो 3D है और जो बार डायग्राम है वो 1D है.
I hope this makes sense for you all. More than and less than ogives meet at. More than और less than ogive कहाँ पे मिलते हैं? तो मोर देन और लेस देन ओजीव किस टाइप के होते हैं वो सीख लेते हैं। सबसे पहले ये होता है मोर देन टाइप का ओजीव, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम एक तरीके से समझने के लिए। और ये जहाँ पर मिलते हैं उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होता है वो पॉइंट होता है मीडियन। उस पॉइंट को बोलते हैं मीडियन। विद द हेल्प ऑफ एन ओजीव कर्व वन कैन डिटरमाइन। सो जो ये 106 क्वेश्चन है उसी का कन्वर्स है ये क्वेश्चन, और इसका आंसर हम सिंपली बोल देंगे मीडियन। इफ़ द ग्रुप डेटा हैज़ ओपन एंड क्लासेस वन कैन नॉट कैलकुलेट। अगर ओपन एंड क्लासेस होंगे तो हम क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते? डेफिनेटली हम मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि मीन के लिए हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस चाहिए होती है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। अगर हमें ओपन एंड होगा मतलब हमारे पास ऑब्जर्वेशन ही मिसिंग होगी। जस्ट लाइक दैट x2 xn हमारे पास है, पर हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो हम सम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। जब हमें सम नहीं मिलेगा तो हम मीन नहीं निकाल सकते। तो आंसर इज मीन। ये कुछ क्वेश्चंस हमें वही क्वेश्चंस हमें हिंदी में दिए हुए हैं, तो हम इनको आगे शिफ्ट करते हैं स्किप करते हुए। द एवरेज ऑफ प्रोपोर्शन 0.16 एंड 0.01 इज। हमें कुछ प्रोपोर्शन दिए हुए हैं और हमें एवरेज निकालनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें हमें प्रोपोर्शन दिया हो और एवरेज निकालनी हो, तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि सम करते हैं, डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, दैट इज़ अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं। पर ये हमें गलती नहीं करनी है। उस गलती से बचते हुए हमें यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ करना है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोपोर्शन से डील कर रहे हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू 1 टू द पावर n। सो यहाँ पे 0.16 इंटू 0.01 by 1/2, it is 0.0016 by 1/2, it is 0.04. So the correct option is D. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हमें मोस्ट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन मिल जाता है, ट्रेन वाला, स्पीड ऑफ ट्रेन और एवरेज स्पीड निकालने वाला। सो 1/10 क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, एक ट्रेन है जो कि कवर द फर्स्ट 5 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 15 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ट्रेन है वो पहले 5 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाकी के बचे हुए 15 किलोमीटर जो हैं वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, और हमें निकालना है एवरेज स्पीड इस ट्रेन की। तो जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो स्पीड और टाइम और डिस्टेंस में जो रिलेशन होता है वो हमें ध्यान होना चाहिए कि क्या रिलेशन है। तो रिलेशन क्या है? स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर t1 टाइम लग रहा है और यहाँ पर t2 टाइम लग रहा है। यहाँ पर t1 टाइम लग रहा है और यहाँ पर t2 टाइम लग रहा है। तो जो फर्स्ट स्पीड है वो कितनी है? 30। डिस्टेंस हमारा है 5 किलोमीटर और टाइम हमारा t1 है। जो सेकंड स्पीड है वो है 45। डिस्टेंस है हमारा 15 किलोमीटर और टाइम हमारा t2 है। तो यहाँ से हम t1 t2 दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं। t1 विल बी 5/30, t2 विल बी 15/45. So t1 is 1/6 and t2 will be 1/3. So जो टोटल टाइम होगा जब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? इट इज़ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करिए? t1 प्लस t2 कर लीजिए। t1 हमारा 1/6 है, t2 हमारा 1/3 है, दैट इज
1 + 2 it is 1/2. सो एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस जो होगा वो 15 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर 20 किलोमीटर हो जाएगा, और टोटल टाइम हमने निकाल लिया, इट इज़ 1/2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 20/1 × 2, देन दिस विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी स्पीड आ गई है 40 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की। नेक्स्ट मूव। सो हम 111th क्वेश्चन पे हैं। द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 6.5 एंड देयर सम इज 6। अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले हमें इनका मीन का और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फॉर टू ऑब्जर्वेशन a + b/2, और ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो होता है a b 1/2। तो एक काम कर लीजिए, छोटा सा एक चेंज, इस 2 को इधर शिफ्ट कर लीजिए और इस 1/2 को इधर ले जाइए। मतलब राइट हैंड में से 2 को लेफ्ट हैंड में ले जाइए प्रोडक्ट में, और यहाँ पे सेकेंड वाले में स्क्वायर कर लीजिए इस पूरी इक्वेशन का। तो 2 टाइम्स ऑफ अर्थमेटिक मीन इज a + b एंड ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इज a × b। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो अर्थमेटिक मीन है उसको 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दो, 6.5 × 2, 6.5 × 2 इज a + b, जो कि हुआ 13 = a + b। और सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन है 6, इस इक्वेशन में 6 डालिए, 6² = ab, जो कि हुआ 36 = ab। तो हमारे यहाँ पर 2 इक्वेशंस हमें मिल रही हैं, एक इक्वेशन है ये और एक इक्वेशन है ये। तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं कि कितनी जो नंबर्स हैं वो फर्स्ट इक्वेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो जो नंबर्स इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वो हमारा आंसर होगा। पहला, दोनों का सम जो होना चाहिए वो 13 आना चाहिए। फर्स्ट में देखते हैं, 9 + 6 इज 15, so this is not the answer. 9 + 5 is 14, so this is also not. 7 + 6 is 13, this can be probable be the answer. 4 + 9 is 13, यहाँ भी थोड़ी प्रोबेबिलिटी है कि आंसर हो जाए। नेक्स्ट, तो ये वाली हमने इक्वेशन चेक कर ली है। इस इक्वेशन को चेक करते ही हम इस इक्वेशन पे मूव करते हैं कि 36, दोनों हम टर्म्स का जब मल्टीप्लाई करेंगे इट शुड बी 36। तो 7 6 इज 42 एंड 4 9 इज 36। तो जब हम इन दोनों का नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 36 आ रहा है, तो आंसर इज डी। आई होप दिस मेक्स सेंस फॉर यू ऑल। अदरवाइज हम इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करते और फिर तब भी हमें आंसर मिल जाएगा। The sum of n observation is 630 and their mean is 42. The value of n is, तो जो मीन होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे n ऑब्जर्वेशन ली गई है, जो बोला है कि n ऑब्जर्वेशन का सम है 630, तो यहाँ पे 630 लिख देते हैं, और सम नंबर है n, और मीन इन्होंने दिया है 42। तो हमें n निकालना है। n निकालने के लिए हम 630/42 करेंगे, काटेंगे हम इसको। काटने के बाद हमें ये 42 पे कितने पे जाता है, हमारा आंसर आया 15। सो द ऑप्शन इज सी। द मीडियन ऑफ द वैल्यूज इज, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें हमें मीडियन निकालना है। सबसे पहले हम इस पूरे डेटा को, जब भी हमें मीडियन निकालना हो, हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है, 6, फिर है 7, देन 9, देन 11, 12, 15, 19। मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि मीडियन इज n/2th
Observation, if n is odd, if n is even, and n plus 1 by 2th observation, if n is odd. तो सबसे पहले हम n देखते हैं कि n जो है वो इवन है या ऑड है. तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, n जो है हमारे पास 7 है. n इज 7, सो 7 इज एन ऑड नंबर. तो हम ये वाला सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 7 + 1 by 2th ऑब्जर्वेशन, दैट इज 4th ऑब्जर्वेशन. तो 4th ऑब्जर्वेशन को हम देखते हैं. तो 4th ऑब्जर्वेशन इज 11, सो 11 इज द राइट आंसर. सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम देयर मीन इज, इस क्वेश्चन पे हैं हम. सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम देयर मीन इज, जो भी वैल्यूज़ होंगी उनका मीन से डेविएशन क्या होगा. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. उनका हमेशा जो मीन से डेविएशन होगा वो होगा 0. इसको हम ऐसे लिखते हैं, xi माइनस म्यू द मीन इज 0. इधर जो म्यू होगा वो होगा x बार, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, xi माइनस x बार इज इक्वल टू 0. सेकेंड, मोड इज ग्राफिकली ऑब्टेन्ड बाय. मोड को हम कहाँ से, किस में से ऑब्टेन कर सकते हैं, कौन से ग्राफ से. तो मोड के लिए हमें हिस्टोग्राम्स चाहिए होते हैं, याद हो तो, तब जाके मोड वैल्यू आती है. तो मोड इज ऑब्टेन्ड बाय हिस्टोग्राम. सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन अबाउट मीडियन इज, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था, इसमें था सम ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यूज़. तो यहाँ पे हम सिंपली डेविएशन को सम कर रहे थे. पर 116th क्वेश्चन में क्या है, एब्सोल्यूट डेविएशन. तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये गलती नहीं होनी चाहिए. एब्सोल्यूट डेविएशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओनली डेविएशन. इसमें हम क्या करेंगे, हम एब्सोल्यूट लेंगे ऑब्जर्वेशन का फ्रॉम देयर मीडियन. जब भी ऐसा होता है तो ये जो जितना भी सम मिलता है वो हमेशा मिनिमम मिलता है. मीन डेविएशन इज मिनिमम व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम, ये क्वेश्चन नंबर 116 का कन्वर्स है. इसका आंसर मीडियन हो जाएगा सिंपली. क्वेश्चन है, एवरेज वेज ऑफ वर्कर ऑफ फैक्ट्री इज 550 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेज इज 110. द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज, हमें यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है. जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है वो होता है s बाय x बार इंटू 100%. तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विल बी, s की जगह हम 110 रखेंगे, x बार की जगह हम 550 रखेंगे, इंटू 100 करेंगे. सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विल बी 20%. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ये हिंदी में क्वेश्चन आ गए हैं सारे. आगे मूव करते हुए, इफ़ द मीन ऑफ द सीरीज इज 10 एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 40%, देन द वेरिएंस ऑफ द सीरीज इज. मीन हमें 10 दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें 40% दे रखा है, और हमें वेरिएंस ऑफ द सीरीज निकालना है. तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फॉर्मूले में डाल के वैल्यूज़, it is sigma by 10 into 100. This will be 40%. Sigma will be 40 by 10. It is 4. So the answer is 4. Is it 4? नहीं, हमें ऐसी गलती करने से बचना है. क्वेश्चन में पूछा है, स्पेशली इधर दिया है वेरिएंस, ताकि हम क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करें. वेरिएंस पूछा है तो मतलब हमें इस सिग्मा का स्क्वायर करना पड़ेगा. तो इस गलती करने से बचे. सिग्मा स्क्वायर इज 4 4 16. तो हमारे 16 यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया नहीं हुआ, तो ऑप्शन है नन ऑफ दीज. अक्सर क्या होता है, लोग जल्दी में 4th पे आंसर को पे कनेक्ट टिक कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है.
तो इस गलती से बचना चाहिए हमें। इफ़ each value of a series is multiplied by 10 the coefficient of variation will increase by, अगर हर वैल्यू को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना हो जाएगा, कितने से बढ़ जाएगा। तो हमें इंक्रीज़ बताना है। तो लेट सपोज कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है म्यू सिग्मा बाय म्यू इंटू 100, और बाद में जब हमने वैल्यूज़ चेंज करी है तो हमें जो न्यू वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो है म्यू डैश, वो है मीन जो है वो है म्यू डैश, और सिग्मा जो है वो सिग्मा डैश, और नया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है सी वी डैश। जो म्यू होगा वो म्यू डैश जो होगा वो 10 टाइम्स ऑफ म्यू होगा। सिग्मा स्क्वायर डैश जो होगा वो 100 टाइम्स ऑफ सिग्मा स्क्वायर होगा। इसीलिए सिग्मा डैश जो होगा वो उसको हम अंडर रूट ले लें, दैट विल बी सिग्मा दिस। सो सी वी डैश इज sigma dash by mu dash into 100. This will be 10 sigma by 10 mu into 100. This will be sigma by mu into 100. तो जो सी वी डैश होगा हमारा पुराने वाला वो सी वी के इक्वल आ गया। सो देयर इज़ एनी चेंज और नॉट? नो, देयर इज़ नो चेंज। आंसर इज डी, 0%। इंक्रीजेस 0%। फॉर अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन जस्टिफाई होगी। सो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि कैसी होती है। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो यहाँ पे जो मोड होता है वो इस पीक पॉइंट पे लाई करता है। मोड शुड बी हियर एंड द मीन इज, मीन जो होगा वो हमारा यहीं कहीं होगा राइट साइड में। तो मीन जो होगा हमारा यहीं कहीं मीन होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोड इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकेंड, coefficient of quartile deviation. Next question is coefficient of quartile deviation. जब भी quartile deviation का coefficient निकालने का मौका मिले तो हमें ऐसे करना चाहिए Q3 minus Q1 by Q3 plus Q1. So this will be 25 minus 15, 25 plus 15. This will be 10 by 40. Which is 1 by 4. In case of positively skewed distributions, the extreme value lies in the, यहाँ पे दोबारा हम positively skewed distribution की बात कर रहे हैं। तो अभी हमने positively skewed distribution बनाई थी। इस टाइप की distribution जो होती हैं वो positively skewed होती हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो एक्सट्रीम वैल्यू, जो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं वो कहाँ लाइज करेंगी? राइट साइड में, राइट टेल में। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज़, यहाँ पे हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा है। तो जब भी रेंज पूछा होता है तो हम मैक्सिमम माइनस मिन करते हैं। रेंज पूछते हैं तो मैक्सिमम माइनस मिन करते हैं, पर यहाँ पे हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा है तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैक्स माइनस मिन देन मैक्स प्लस मिन, क्योंकि हमें यहाँ पे कोफिशिएंट पूछा है इसलिए यहाँ पे एक फैक्टर डिनोमिनेटर में भी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है 27, देन मिनिमम नंबर है 6, इट इज़ 27 प्लस 6, दिस विल बी 21 by 33, 7 by 11, 0.636. Correct option is C. 125th question. If the coefficient of kurtosis of a distribution gamma 2 is 0, the frequency curve is called. तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा थ्योरी समझनी पड़ेगी कि
कर्टिसिस क्या रिफ्लेक्ट करता है, कर्टिसिस क्या होता है? उस कर्व की का जो गामा टू वैल्यू होती है वो 0 होती है और उस कर्व को बोलते हैं मेसोकर्टिक। बाकी वो कर्व जो नॉर्मल कर्व से की हाइट से अबव उसकी हाइट होती है, जब उसकी हाइट ऊपर की तरफ शिफ्ट होएगी तो उसका जो टेल होगी वो नॉर्मल से नीचे की तरफ जाएगी। जैसे कि इस कर्व को देख सकते हो आप, हाइट ऊपर होते हुए देन फिर दोबारा टेल को नीचे होते हुए। ये थोड़ा सिमेट्रिक बनेगा, यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पे गामा टू की वैल्यू पॉजिटिव होगी और इस कर्व को बोलते हैं लैप्टोकर्टिक कर्व। नेक्स्ट इज प्लेटिकर्टिक। जैसे हम प्लेटी से समझ जाते हैं कि जो प्लेट्यू होता है वो क्या होता है, वो फ्लैट होता है अबव से, तो इसकी जो हाइट होगी वो नॉर्मल कर्व से नीचे होएगी। और जब इसकी नीचे होगी तो इसका जो टेल वाला पार्ट होगा वो नॉर्मल कर्व के अबव चले जाएगा। तो ये ऐसे स्टार्ट होते हुए एकदम से अबव होएगा, फिर दोबारा जाके ऐसे आ जाएगा। तो इस कर्व को बोलेंगे प्लेटिकर्टिक। यहाँ पे जो गामा टू की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ कर्टिसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 0 देन द फ्रीक्वेंसी कर्व इज कॉल्ड। तो उस फ्रीक्वेंसी कर्व को क्या बोलेंगे जब कोफिशिएंट ऑफ कर्टिसिस 0 होगा? तो मेसोकर्टिक। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच।